हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आरएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 3, जिसमें हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब सेल के बारे में जानेंगे, सेल के अंदर चलेंगे। जैसे कहते हैं ना, ये मकान बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, तो मकान के जब अंदर चलते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह जो सेल है, हमने देख लिया बाहर से कि सेल कैसा दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अब चलेंगे हम सेल के अंदर। तो आइए चलते हैं सेल के अंदर। तो अगर हम सेल के अंदर चलेंगे तो सबको पता होना चाहिए एक चीज, कि जो अपना हेडिंग है या पॉइंट बोल सकते हैं या टॉपिक बोल सकते हैं, उसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। आइए सर, आपने क्लास 9th या 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ओनियन पील एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? ओनियन पील एक्सपेरिमेंट। आपके टीचर्स ने करवाया होगा, या मैम या सर कोई भी रहे होंगे। हमारी तो मैम ने करवाया था ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपसे बताएं तो उस समय क्या हुआ था, मैम ने बोला एक प्याज लेके आओ। हम प्याज लेके गए और बोली चाकू भी घर से लेके आना, मैं नहीं दूंगी। तो चाकू भी हम घर से लेके आए और हम लोग लैब में गए। पहले तो हमने प्याज को काटा चाकू से। काटने के बाद उसका जो लेयर था उसको हमने निकाला। तो उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन। उसको हमने लिया और एक डाई होता है जिसका नाम है सेफरनीन डाई, पिंक कलर का होता है। उसमें हमने पहले इसको भिगोया, और जब भिगोया फिर स्लाइड पे रखा और उसके ऊपर स्ट्रिप लगाया और माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया। और हमने देखा क्या कि उसमें हमें प्लांट सेल दिखा। क्या दिखा? प्लांट सेल। तो जब हमने बात की कि ये जो सेल है, क्या है? सेल। ये कहां कहां दिखे थे? तो सबसे पहला पॉइंट मिला कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था ओनियन पिल। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक। और दूसरा हमने किस पे? तो प्याज पे हमने काम किया था, और दूसरा हमने काम किया था ह्यूमन चिक पे। किस पे काम किया था? ह्यूमन चिक, मतलब मसल्स लिया थोड़ा सा ह्यूमन का। अब हमने जब ओनियन सेल पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमें मिला प्लांट सेल। ओनियन क्या है? प्लांट है। तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा प्लांट सेल। दैट्स क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने बोला जब हमने ह्यूमन, ह्यूमन कौन है? एनिमल है। एनिमल है तो ह्यूमन के चिक मतलब मसल्स हमने थोड़ा सा लिया, और उसमें जब देखा तो हमें क्या मिला? प्लांट सेल। क्या मिला? एनिमल सेल। क्या मिला? उसमें हमें मिला एनिमल सेल। चलिए, एनिमल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों भाई साहब सेल ही हैं। दोनों सेल हैं। और दोनों सेल में कौन से सेल हैं? दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। कौन से सेल हैं? यूकैरियोटिक सेल। कौन से सेल हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। और यूकैरियोटिक सेल वही होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हमने बात की तो एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है एक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कि ये जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल, इनमें पहले अंतर जानते हैं। क्या जानते हैं? अंतर। तो हमने पहले एक सेल बनाया। क्या बनाया? सेल। ध्यान से देखिएगा, सबकी बात हम करेंगे एक एक करके। ये मान लीजिए हमने बना दिया प्लांट सेल। कौन सा सेल बना दिया? प्लांट सेल बना दिया। चलो, बहुत बढ़िया। और इधर हमने बनाया एक सेल जिसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। क्या बोलते हैं? एनिमल सेल बोलते हैं। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात, एनिमल। इसमें जो मेन डिफरेंस होता है, जो मेन अंतर होता है, जो बेसिक अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब हमने बोला ये दोनों कलर सेम दिख रहे हैं, तो हमने बोला ये दोनों कहलाते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। चलिए, हमने नाम भी लिख दिया, नेमिंग भी कर दिया, सेल मेम्ब्रेन। और इन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हमने बोला दोनों में चीजें दिख रही हैं, जो समान चीजें हैं, जो सिमिलर हैं, उनकी बात हम पहले कर लेते हैं। और इन दोनों के अंदर हमने बना दिया कि भैया ये लो, इनके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इनके अंदर ये हमने बना दिया सेमी फ्लूइड। क्या बना दिया? सेमी फ्लूइड, जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में पाया जाता है क्या? ये सेमी फ्लूइड, जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। तो हमने बोला लो भैया
ये हमने बना दिया दोनों में साइटोप्लाज्म। दैट्स क्लियर, इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए ठीक, ये समानता दिख गई, ये सिमिलरिटीज दिख गई। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने सुना होगा कि इनके पास डेंस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या हम बोल सकते हैं? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, घना डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? डबल। तो हमने बोला ये लो भैया, हमने बना दिया डबल मेम्ब्रेनस क्या न्यूक्लियस। तो इनके पास क्या पाया जाता है? दोनों के पास सिमिलर स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, तो हमने बोला इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये साहब हमने बना दिया। इधर भी हमने, ये भी है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। ये सब सिमिलर स्ट्रक्चर है। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब ज्यादा डीपली आगे जाएंगे, गहराई में आगे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? बस एक स्ट्रक्चर अलग होता है, ये वाला, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सेल वॉल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? सेल वॉल क्लियर। तो हमने बोला एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला, सेल वॉल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब चलिए एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। इन दोनों की बात यहीं पे हम करेंगे, ओवरव्यू ऑफ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म। तो अपना जो टॉप पॉइंट है वो है ध्यान से, प्लाज्म होता है, दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे आपके प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपके यूकैरियोटिक सेल हैं। तो हमने लिख दिया यहां पे क्या कि भाई साहब ये आपके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, एक पॉइंट लिखना, फाउंड या प्रेजेंट, फाउंड इन बोथ सेल, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो आपका यूकैरियोटिक सेल, दोनों में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियस छोड़ के, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। दूसरी बात, ये जो साइटोप्लाज्म है, कौन है? साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है। क्या है? सेमी फ्लूइड। सर इसको सेमी फ्लूइड क्यों बोला गया? सर इसको सेमी फ्लूइड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर सॉलिड भी पाया जाता है और लिक्विड भी पाया जाता है। बात समझ रहे हो? जैसे आप कोई शेक पीते हो तो उसमें सॉलिड भी चीजें रहती है, जैसे आप बनाना शेक पीते हो तो उसमें बनाना भी रहता है और मिल्क भी रहता है, दोनों चीजें हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो वो सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेमी फ्लूइड। तो हमने लिखा कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेमी फ्लूइड होता है, आधा पानी आधा सॉलिड। ऐसा नहीं बोल सकते इसमें लिक्विड की बात करें तो वो ज्यादा होता है और सॉलिड थोड़ा कम होता है। तो हमने बोला इसमें दोनों चीजें पाई जाती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड। तो सेमी फ्लूइड मतलब कि अर्ध तरलीय, मतलब कि इसमें लिक्विड भी होता है। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड थोड़ा होता है, लिक्विड ज्यादा होता है, पाया जाता है जो कि थोड़ा कम होता है। मतलब कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो इसमें पानी भी होता है, वाटर भी होता है, तो सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी होता है, लिक्विड के साथ साथ सॉलिड। इसीलिए साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सेमी फ्लूइड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो ये साइटोप्लाज्म है ये ऑक्युपाई, घेर के रखता, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये सेल है, क्या है? तो सेल के अंदर पूरा भरा क्या है? साइटोप्लाज्म ही भरा है। इसीलिए बोला गया जो साइटोप्लाज्म होता है इस पूरे सेल का वॉल्यूम, जो आयतन है, जो एरिया है पूरा, वो घेर के रखता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे आपने ये बॉटल लिया, क्या लिया? बॉटल। तो इस बॉटल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस बॉटल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इसके अंदर हमने क्या भरा है? पानी।
तो अगर बोला जाए इस बॉटल का जो वॉल्यूम है किसने घेर के रखा है, तो आप बोलोगे सिंपल पानी, वाटर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है इसको बोला जाता है मेन एरिना। क्या बोला जाता है? मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटीज क्यों बोला जाता है, ध्यान से सुनना, पहले एक एक टर्म का मतलब समझो। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज। सर एरिना मतलब होता है रणभूमि, या हम बोल सकते हैं कि एक खाली जगह जहां पे सारा काम, क्रिकेट भी खेलो, फुटबॉल भी खेलो, वॉलीबॉल, जो खेलना हो खेलो, उस मैदान में। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में एक मैदान होता है जिसके अंदर सेल अपना सारा काम करता है, कुछ भी कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, पूरा जितने रिएक्शन होते हैं सब कर सकता है। वहीं पे हमने बोला कि अगर एक ऑर्गेनेल्स से दूसरे ऑर्गेनेल्स में चीजें जा रही हैं तो एक्सचेंज भी साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। तो बहुत सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल का मतलब सेल का बहुत सारा काम साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसीलिए बोला गया है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सर ये दोनों में होता है, याद रखना, इन बोथ। सर बोथ मतलब तो समझ ही गए होगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। अब सर प्लांट सेल एनिमल सेल थोड़ी लिखेंगे, एनिमल सेल प्लांट सेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों आ जाएंगे, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि भैया साइटोप्लाज्म में, शुद्ध हिंदी में लिखो, में रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन। और वो एक तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके का रिएक्शन होता है। तो लिखिएगा साइटोप्लाज्म में वेरियस, वेरियस मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं। क्या होता होता चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब सर एक बात बताइए, जैसे आप हो, ठीक है, आप हो, अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो आप, ठीक, आप खाना खाते हो, ठीक, अगर खाना खाते हो तभी जिंदा हो आप। मान लो आपने चावल खाया, क्या खाया? चावल। चावल में सबसे ज्यादा मिलता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। जब आप खाते हो तो वो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में जो सलाइवा पाया जाता है उसमें एंजाइम होते हैं सलेवरी एमाइलेज, उसे तोड़ते हैं माल्टोज में। फिर माल्टोज जाता है आपके इंटेस्टाइन में, जहां पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है, पेनक्रियास से निकलता है, वो तोड़ देता है उसको ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज सेल के पास जाता है, और सेल के पास जाने के बाद ग्लूकोज, वहां ऑक्सीजन आता है लंग्स के थ्रू, और उस ऑक्सीजन ने जैसे ग्लूकोज को देखा तो एक प्रक्रिया किया ऑक्सीडेशन, तब वहां से निकलता है एटीपी, और उस एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है आपका सेल, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तब जाके आपका सेल ताकतवर बनता है, उससे टिश्यू बनता है, उससे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाके आपका बॉडी एनर्जीवान बनता है, ऊर्जावान बनता है, मतलब कि ताकतवर बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके शरीर में ये रिएक्शन, जिसे अभी तोड़ फोड़ जो हुआ है कि भैया आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, तो वही तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और आपका मेटाबॉलिज्म ही एक रिएक्शन होता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो आप मर सकते हो, आप जिंदा नहीं रहोगे, आप मृत हो जाओगे, डेड हो जाओगे। इसी तरह अगर सेल में ये अलग अलग प्रकार के रिएक्शन नहीं होंगे तो सेल आपका लिविंग स्टेट में, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है, तो इसी वजह से, क्या लिखोगे? इसी वजह से, इसी वजह से सेल लिविंग स्टेट, क्या लिखा? लिविंग स्टेट में बना रहता है। किसमें बना रहता है बेटा? लिविंग स्टेट में बना रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बना रहता है। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हमने साइटोप्लाज्म में अभी बहुत सारी बातें हैं बेटा। क्यों बोला जाता है मेन एरिना? क्योंकि आपने सुना होगा सेंट्रल डोगमा। क्या सुना होगा? सेंट्रल डोगमा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, और उस डीएनए का टुकड़ा जीन कहलाता है, और जीन में होता है आपका रेप्लिकेशन, जिससे बहुत सारे जीन बनते हैं, और उस बहुत सारे जीन का होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे एमआरएनए बनते हैं। फिर वो एमआरएनए न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आ गया ना, अब उस एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, तब बनेगा प्रोटीन।
ये सेल का ही तो काम है। तो ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे आपके सेल के अंदर भी बहुत सारे तोड़ फोड़ चलते हैं। जैसे आपने प्लांट सेल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस ये भी एक रिएक्शन ही है। क्रेब्स साइकिल रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें आपके सेल के अंदर चलती है। इसीलिए बोला गया सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। इसीलिए बोला गया कि साइटोप्लाज्म जो है सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है या रणभूमि होता है, वहीं पे सारे सेल के काम होते हैं और अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। इसी वजह से सेल लिविंग स्टेट में बना रहता है, नहीं तो सेल डेड हो जाए, और सारे सेल अगर हमारे डेड हो गए तो हम भी डेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सर ये तो हो गई साइटोप्लाज्म की बात, इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अगला है आपका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पढ़ने से पहले पहले हमने न्यूक्लियस मान लो लिख दिया, न्यूक्लियस हमने लिख दिया। चलिए अब हमने जब न्यूक्लियस लिखा तो हमारा मन कर रहा है पता नहीं क्यों कि हम पहले एक बात आपको बताएं कि मान लीजिए ये सेल है। क्या है? ये सेल है, ठीक है। और हमने बोला सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये बात आपको क्लियर है? अब आप सोच रहे हो सर ये बीच बीच में आप जगह क्यों छोड़ रहे हैं? सर सबको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, एक छेद होता है, माइन्यूट पोर होता है, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। आइए तो हमने बोला मान लीजिए ये सेल है। क्या है? सेल। और ये सेल का भाई साहब न्यूक्लियर पोर है। क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अभी हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, ठीक है। और इस न्यूक्लियर एनवलप के बीच ये फ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप ऐसे है मान लो, तो ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज। तो इनके बीच में पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोर। और इसी पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये माइन्यूट छोटा सा पोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? माइन्यूट पोर। और इसी माइन्यूट छोटे से छिद्र को हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अंदर एमआरएनए बनेगा तो इसी पोर से एमआरएनए बाहर आएगा और उसका ट्रांसलेशन होगा, तब प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगा। छोड़ो वो बात। तो हमने एक लाइन लिखा कि जो न्यूक्लियस होता है ये क्या है? ये एक डेंस, घना, डेंस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कौन है इसका? मेम्ब्रेन इसका एनवलप ही है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसा बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। चलो ये बात तो आपकी समझ में आ गई सर, क्लियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सर अगर हम आपसे बोलें कि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड। और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड है। चलिए और हमने बोला इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाता है? इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, एक काला धब्बा, स्फेरिकल, स्फेरिकल एक काला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस आखिर अंदर रह के करता क्या है? तो ये अंदर रह के भाई साहब राइबोसोम बनाता है, तो इसीलिए बुलाता है इसको फैक्ट्री। क्या बुलाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। मतलब ये भाई साहब बनाते हैं अंदर ही रह के राइबोसोम, या राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने लिखा ये एक सेल है। क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल। और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। हाँ। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि फ्लूइड है। और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवलप है जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो माइन्यूट पोर बन जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। और इसी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? ये राइबोसोम बनाता है। और ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल डिवीजन, भाई साहब याद रखिएगा ये डिसअपीयर भी होता है और रीअपीयर भी होता है। वो हम पढ़ाएंगे जब सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तब बताएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए इस न्यूक्लियस को बाहर ले चलते हैं। कहां ले चलते हैं? बाहर। अब इस न्यूक्लियस को जब हमने सेल से बाहर किया
तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। चलिए, तो हमने बोला मान लीजिए भाई साहब ये न्यूक्लियस है, क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक न्यूक्लियस है, और कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस, और पोर्स पाए जाते हैं, तो आप समझ तो गए। और इस न्यूक्लियोलस, समझिएगा ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है, पहले लिखते हैं चलो ऐसे, ये कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक? और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या होते हैं, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सेल के अंदर है, तो जब सेल के अंदर होगा तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है। चलो, तो हमने बोला इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल्दी बताओ, साइटोप्लाज्म, क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इतना क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल, ये मान लीजिए पूरा सेल है, सेल के अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, समझिए बात को। मान लीजिए स्पर्म सेल है, कौन सा है, स्पर्म सेल। अब हमने बोला ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसका भी नाम यही लिख लीजिए तुरंत, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। इतनी बात आपकी क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आपसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और हमने बोला इसी क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, जेनेटिक। तो ये कौन है, जेनेटिक मटेरियल, कौन है भाई साहब, जेनेटिक मटेरियल है। तो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए, कौन होता है, डीएनए, और डीएनए का टुकड़ा आरएनए भी हो सकता है, वायरस वगैरह जो फाज में, और डीएनए का टुकड़ा क्या होता है, जीन, क्या होता है, जीन, और जीन में जब होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो यही जीन बनाता है प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। और ऑल प्रोटीन आर हार्मोन, जितने हार्मोन है सभी प्रोटीन होते हैं, वैसे बेसिकली देखा जाए तो ऑल हार्मोन आर प्रोटीन मैक्सिमम जनरली। तो हमने बोला हमारे बॉडी में जो भी परिवर्तन होता है बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये पूरा सेल है और इसके अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसका नाम न्यूक्लियस है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये जो आपका न्यूक्लियस है इसका मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं तो बनता है माइन्यूट पोर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, चीजों का आना जाना इधर से होता है। इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमने बोला इनके अंदर अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। सबसे बड़ा सेल, उसके अंदर सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कौन, डीएनए, डीएनए का टुकड़ा जीन, जीन में होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बनता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन हमारे शरीर में परिवर्तन। इतनी बात क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए, अब हमने बोला मान लीजिए हम बोले एक बात आपसे कि जो न्यूक्लियस होता है, कौन होता है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन है क्या भाई साहब ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट, सॉरी, सभी यूकैरियोटिक सेल में, यहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। चलिए, सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट, किसे छोड़ के, एक्सेप्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एंड प्लांट सेल होता है सीव ट्यूब, क्या होता है, सीव ट्यूब, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन बच्चा बच्चा जानता है। तो हमने बोला न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सिर्फ दो को छोड़ के। अब सर मैं कुछ, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए सब कुछ क्लियरली, फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक एक चीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आपने नोट कर लिया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर एक बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमने बोला यूकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। चलिए अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल है, सेल। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखता है हमको? सेल के अंदर चलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या दिखता है? साइटोप्लाज्म दिखता है। ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर जब जाते हैं तो क्या मिलता है? न्यूक्लियस। क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। चलिए, और जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है क्रोमोसोम। क्या मिलता है? क्रोमोसोम मिलता है। चलिए भी सही है। और जब क्रोमोसोम के अंदर चलते हैं तो मिलता है जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल मिलता है। और उस जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं, मान लीजिए डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। ये तो हो गया बाहर से अंदर। अगर अंदर देखें तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कहां होता है? क्रोमोसोम। ये कहां होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, किसकी बात करें? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब हमने बात की तो याद रहना चाहिए आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डेवलप नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा इनका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए हाँ। तो अंतर बेसिकली क्या है? अंतर ये है कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल नहीं है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अब सर एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि न्यूक्लियस के अलावा, तो एक लाइन लिखा होगा बिहाइंड, बिहाइंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो लिख लीजिए अनदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, अनदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, अब सर ये जो अनदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं ये कौन होते हैं? समझिएगा, लाइक जैसे अगर हम बात करें कौन होते हैं तो आप क्या बताओगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, चलिए लिख लीजिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया अगर प्लांट सेल है तो, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। लेकिन एक ऑर्गेनेल्स ऐसा होता है जो ये सारे के सारे कहां प्रेजेंट होते हैं? सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं ओनली इन यूकैरियोटिक, एटसेट्रा, यहां लिख दीजिए एटसेट्रा, और भी चीज। ठीक, ओनली प्रेजेंट इन, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में नहीं। लेकिन एक ऑर्गेनेल्स ऐसा होता है राइबोसोम जो दोनों में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ। ठीक है, क्लियर है? आइए, तो अगर हम राइबोसोम की बात करें, यहां आगे और बात करेंगे इनके बारे में, तो हमने बोला अगर हम राइबोसोम की बात करें, किसकी बात करें? राइबोसोम। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो राइबोसोम होता है भाई साहब, पॉइंट सुनना, पॉइंट। पहली बात, ये मेम्ब्रेनलेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जैसे सेल पे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, वैक्यूल्स पे टोनोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस, ये कोई मेम्ब्रेन इस पे नहीं पाया जाता। ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। जब इसके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक। अब सर दूसरी बात, यहां ये जो राइबोसोम होता है फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ सेल, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सर बोथ सेल मतलब कौन कौन से? अरे यार हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल, मतलब दोनों सेल में पाया जाता, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है कौन?
आपका राइबोसोम। अब सर हमने ये पढ़ा कि आपका जो राइबोसोम है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, ये कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है और कुछ ऑर्गेनेल्स के सरफेस पे भी पाया जाता है। तो हमने लिखा राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट, दो चीज लिखना, आल्सो प्रेजेंट, 2 पॉइंट इसमें। पहला विद इन मतलब अंदर, विद इन मतलब में बोल सकते हो, विद इन मतलब में, अंदर बोल सकते हो में, विद इन 2 ऑर्गेनेल्स, 2 ऑर्गेनेल्स के अंदर। और 2 ऑर्गेनेल्स कौन है? एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि दोनों में पाया जाता है, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो चाहे वो आपका एनिमल सेल हो, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है बात? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल, ना कि एनिमल सेल। अब मान लीजिए हमने बोला कैसा होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनस ये भी होता है, ये है क्लोरो, ठीक है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई साहब पाया जाता है 70S राइबोसोम। कैसा पाया जाता है? 70S राइबोसोम। और इसके अंदर भी पाया जाता है 70S राइबोसोम। याद रखना सर, प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली हमने पढ़ा था 70S पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S। लेकिन ये 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये बात क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ये तो हो गया। दूसरा, ऑन दी सरफेस ऑफ वन ऑर्गेनेल्स, एक ऑर्गेनेल्स के सरफेस पे पाया जाता है। अब सर ये एक ऑर्गेनेल सरफेस पे, ऑन माने पे, याद रखना सरफेस पे पाया जाता है, उस ऑर्गेनेल्स का नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सर कैसा होता है समझिएगा। सर मान लीजिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और हमने बोला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे मान लीजिए ये हमने बनाया राइबोसोम। क्या बनाया? राइबोसोम। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से राइबोसोम चिपकता हुआ इसके सरफेस पे भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट किससे अटैच होता है? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक। पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएं। ये है राइबोसोम। क्या है? राइबो, ठीक है। और अगर इस पर राइबोसोम है तो ये जो एरिया है पूरा ये कहलाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जहां राइबोसोम नहीं होगा होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना पॉइंट क्लियर? बोलो हाँ या ना। अरे भैया बोलो हाँ या ना। चलिए ठीक। अब सर अगला पॉइंट, ये जो राइबोसोम होता है इसका काम बताइए। काम, इसकी बात कर रहे हैं, काम। अगर इसके काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो ये भाई साहब हेल्प इन, मदद करते हैं। हम पढ़ाएंगे आगे, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तब भी बताएंगे, और जब राइबोसोम डीपली पढ़ाएंगे आगे आएगा तब भी बताएंगे। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, किसमें हेल्प करते हैं बेटा? प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो राइबोसोम के बारे में इतना बहुत ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हम आगे बात करेंगे। तो राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है, बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दोनों सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा 2 ऑर्गेनेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 70S और कुछ एक ऑर्गेनेल होता है जिसके सरफेस पे पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब सरफेस पे आ जाते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां नहीं पाए जाते उसका नाम होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का काम क्या होता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात आपको क्लियर होगी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सर एक और ऑर्गेनेल है जिसका नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है? सेंट्रियोल। तो आइए बात करते हैं सेंट्रियोल की। आइए सर, सेंट्रियोल एक डायग्राम बनाइए, आप पढ़ेंगे आगे, वैसे मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से उसको। ये मान लीजिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं?
सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऐसे पड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सेंट्रियोल बोलते हैं। इसके बारे में और गहराई से पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। सुनिएगा, ये भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। चलो, हमें दो ऑर्गेनेल्स ऐसे मिले जो मेम्ब्रेन लेस, राइबोसोम, सेंट्रियोल। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। किसमें पाया जाता? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। किसमें पाया जाता है? ओनली फाउंड इन एनिमल। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब सर इसका काम क्या होता है? ध्यान से लिखिएगा। ये हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कैसे सर? बाई या थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। क्या बना के हेल्प करता है बेटा? स्पाइंडल फाइबर। बोलो, याद रहेगा? बोलो भैया, हाँ या ना? याद रहना चाहिए। स्पाइंडल फाइबर बना के। जैसे मान लो ये सेल है। क्या है? ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। और अभी सेल सेल है, इतनी बात क्लियर। मान लो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है। क्या गायब हो चुका है? न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये मान लीजिए आपके हैं, कौन है? इधर है, कौन है? न्यूक्लियोलस। एनिमल सेल है न्यूक्लियोलस। तो यही एनिमल सेल भाई साहब स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पाइंडल फाइबर। यही स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। हम आपको आगे सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही स्पाइंडल फाइबर है जो कौन बना रहा है? आपका सेंट्रियोल। इतनी बात आपको अगर क्लियर है तो बताइए। और दूसरी बात, ये होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इतनी बात आपको क्लियर है? जितना हमने पढ़ा है सब कुछ आपको क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। सब कुछ क्लियर है? चलो, तो एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं फटाफट। चलिए, ठीक है। तो हमने बोला एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर बात करें सेल, हमने दो जगह देखा। ओनियन पील में देखा जो प्लांट सेल होता है, और ह्यूमन चिक में देखा, एनिमल सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल दोनों है। आगे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो पूरा सेल है, इनके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की बात करें, अकेले अकेले हम बात करते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल चाहे यूकैरियोटिक सेल। ये सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड सॉलिड दोनों। ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल। मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी दोनों में। हमने बोला वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन इनमें होते हैं, इसकी वजह से लिविंग स्टेट में बना रहता है। आगे हम बात करें न्यूक्लियस, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए। आगे हम बात करते हैं, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, आरबीसी ट्यूब को छोड़ के। आगे बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, उसमें साइटोप्लाज्म लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन एक राइबोसोम होता है जो दोनों में पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, आरएनए प्रोटीन का बना होता है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, दो ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और हमने बोला ऑन द सरफेस ऑफ एक ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने बोला राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसी की तरह एक एनिमल सेल में पाए जाने वाला सेंट्रियोल होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और स्पाइंडल फाइबर भी बनाता है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी बात हम करेंगे कल, जिसमें हम पढ़ाएंगे सेल के शेप और सेल के साइज के बारे में। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।